Screen is visible to everyone. ओके ठीक। ओके गाइस, सो बेसिकली आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ओके। अभी तक आपने जितने भी पिछले 3 क्लास में स्टैट्स का टॉपिक पढ़ा है, उनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि जो सेमेस्टर 1 के क्वेश्चंस बनेंगे वो आज की क्लास के बेस पे तो बनेगा ही बनेगा पेपर में। आगे चल के जब आप सेमेस्टर 2 में पढ़ोगे स्टैट्स, एज वेल एज सेमेस्टर 4 में जब आप इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ोगे, जो कि बहुत अच्छा पेपर है, जॉब ओरिएंटेड पेपर है, तो वहां पे भी आपको जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका बेसिक का यूज होगा। तो ध्यान से समझना कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब क्या सब पढ़ेंगे उसको अच्छे से समझना। कोई भी डाउट हो तो आराम से पूछना, ठीक है। चलिए, मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ वेरिएशन। अमाउंट ऑफ वेरिएशन, जो हम लोग पिछले 3 क्लास में सीखे हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्या सब सीखा, मीन सीखा, मीडियन सीखा, मोड सीखा, क्वार्टाइल सीखा, परसेंटाइल सीखा, डिसाइल सीखा। ये सब चीज क्या था, ये सब था आपके डेटा का समराइजेशन। आपने अपने डेटा को समराइज किया एक सिंगल फिगर में, जो कि आपके पूरे डेटा को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपके पास बेसिकली डेटा अवेलेबल था, आपने उस डेटा को स्टैटिस्टिकल टूल्स के हेल्प से समराइज कर दिया। लेकिन जो आपने समराइज किया है विद द हेल्प ऑफ मीन मीडियन मोड, जो आपने एक सिंगल फिगर से अपने डेटा को बताया है, वो सिंगल फिगर अप्रोप्रिएट आंसर तब देगा जब आपके पास जो डेटा आपने यूज किया है वो डेटा अच्छा हो। अच्छा इन द सेंस कि वो डेटा कंसिस्टेंट हो, वो डेटा एफिशिएंट हो, वो डेटा अनबायस्ड हो। तो कहने का मतलब, जिस भी डेटा पे आप अपना वर्क कर रहे हो, अगर वो डेटा ही सही नहीं है, तो जो आप आंसर बताओगे, जो आप समराइज रिजल्ट करो बताओगे, वो फिर तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा ना। लेट अस सपोज आपने क्या किया, बीइंग एन इकोनोमेट्रिशियन या बीइंग एन स्टैटिस्टिशियंस, आपने एक मॉडल तैयार किया और एक डिमांड के बारे में बताया कि किसी भी पर्टिकुलर चीज का डिमांड क्या होगा अगले साल। लेकिन ये जो आपने डिमांड बताया है, ये तभी आप बता पाओगे सही से जब आप मॉडल जो आपने बनाया है वो मॉडल सही बने। और वो मॉडल तभी सही बन पाएगा जब आपने उस मॉडल में जो स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किया है वो सही तरीके से यूज करो। और जो आपने स्टैटिस्टिकल टूल सही तरीके से यूज किया है वो भी तभी काम आएगा जब आपके पास डेटा सही है। तो जो कहानी स्टार्ट होती है ना, वो ओरिजिनली डेटा से ही स्टार्ट होती है कि आपके पास डेटा कैसा अवेलेबल है। अब डेटा कैसा है, डेटा में क्या वेरिएबिलिटी है, डेटा हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं है, डेटा हमारा एफिशिएंट है या नहीं है, वही सब चीज हम लोग सीखते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अभी आप लोगों को बेसिकली बेसिक चीज सिखाया जाएगा नॉर्मल तरीके से। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे स्टैट्स के अंदर में, वैसे वैसे चीजों में और बदलाव होती जाएगी और आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि कौन सा डेटा आपके लिए बढ़िया है, कौन सा डेटा आपके लिए खराब है। तो डेटा को पहचानने का क्या तरीका है, अच्छा है नहीं है, उसी का बेसिक हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, जिसका एक और नाम है अमाउंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर है सभी को क्या करने वाले हम लोग? यस सर। ठीक है। अब जो ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है हमारे पास, ये ना 2 टाइप्स के होते हैं। ओके। एक हमारे पास होता है बेसिकली, जिसको आप बोल सकते हो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और एक आपके पास होता है जिसको आप बोलते हो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव का क्या कंसेप्ट है, अभी हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। बट नॉर्मल तरीके से मैं लिखूं
तो ये जो आपका एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन यूनिट, ये यूनिट पे डिपेंड करता है। और जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ये फ्री फ्रॉम यूनिट है, फ्री फ्रॉम यूनिट। मैं आपको बताऊंगा ये क्या है अभी, जस्ट बस 2 मिनट सुनो। ठीक है, तो वी हैव टू टाइप ऑफ डिस्पर्जन, एक है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और एक होता है हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, चलिए। अब जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन करते हैं हम लोग, ये जो अमाउंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं, इसके हमारे पास 3 टूल्स अवेलेबल है। क्या सब है? जो आप पढ़कर आए हो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में, डेट इज रेंज। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। एंड जो तीसरा है वी हैव थर्ड वन, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो तीसरा वाला है, ये आज से स्टार्ट होगा, हालांकि आपने पहले भी थोड़ा मोड़ा पढ़ा है, और ये चलता जाएगा। अब जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तब तक आपको इस तीसरे का यूज होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे इंपॉर्टेंट डेविएशन है फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएशन। तो इसको भी अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा ध्यान इसी पे हम लोग देंगे। ओके, चलिए। अब इसमें ना सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेंज के ऊपर, कि रेंज क्या है, कैसे हम लोग रेंज को निकालते हैं। ये आप पढ़कर आए हो क्लास 11 12 मतलब एकेडमिक लेवल पे। ठीक है, अब रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज बेसिकली क्या कहता है कि आपके डेटा का वेरिएबिलिटी तो बताता है, बट वो आपके पूरे डेटा को कंसीडर नहीं करता। अभी टाइम है, अभी हम लोग यूनिट नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं, बाद में ये टॉपिक स्टार्ट होगा रियल, बढ़िया बेसिकली। ओके, सो हम लोग रेंज पे थे। तो रेंज क्या करता है, आपके डेटा में वेरिएबिलिटी बताता तो है, बट ये ना पूरे डेटा को कंसीडर नहीं करता। ये आपके डेटा का सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाला वैल्यू बता देता है, कि आपका डेटा कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे जाके एंड होगा, और उनके बीच का डिफरेंस। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, तो लेट अस सपोज अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डेटा गिवन हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू 9 8 2 5 4, और थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, लेट सपोज 1 12 10, कुछ इस तरीके से गिवन है। आपको बोला गया यहाँ पे रेंज निकालो। तो जो रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपके डेटा का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू माइनस में स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर आप देखोगे तो अपने डेटा में सबसे बड़ा वैल्यू, जो लार्जेस्ट वैल्यू है, वो है 12, और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 1। तो 12 - 1 11, ये आपका निकल गया रेंज। तो ये भी बेसिकली आपके डेटा को ये बता रहा है कि आपके डेटा की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, जिससे कि आप रेंज से अपने डेटा में वेरिएबिलिटी बता सकते हो कि एक्सट्रीम पॉइंट आपका क्या सब है और उसके बीच का डिफरेंस क्या है। यस, किसी को डाउट है? यस, फ्रॉन्स एग्जाम्पल एब्सोल्यूट पे ही। अच्छा, समटाइम्स सर अगर तो मैं क्या, आपको, हाँ बोलो करण। सर ये अगर पूरे पॉपुलेशन का नहीं है तो क्या हम इसे सैंपल भी बोल सकते हैं? नहीं, अभी फिलहाल के लिए हम लोग पॉपुलेशन लेके चल रहे हैं। ओके। ओके ठीक है, सर। और सैंपल होगा तो सैंपल के लिए भी लेके चल रहे हैं, मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा पॉपुलेशन एंड सैंपल दोनों में। इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे पॉपुलेशन है या सैंपल है। ओके, ओके सर। ठीक है। अच्छा, समटाइम्स अगर मैं चैट बॉक्स में डाउट नहीं देख पा रहा हूँ या नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो डाउट, ऐसा नहीं आप छोड़ देना, आप हैंड रेज करके तब पूछ लो। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास रेंज निकालने का इस तरीके से फॉर्मूला आता है। अब आगे थोड़ा देखते हैं। लेट अस सपोज मैंने ना 2 कॉलेज लिए। एक हमारे पास जो कॉलेज है डेट इज एसआरसीसी, ठीक है, और एक हमारे पास जो कॉलेज है डेट इज राजधानी कॉलेज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एसआरसीसी में एक टेस्ट लिया और उसमें देखा कि बच्चों का क्या परफॉर्मेंस है। तो मैंने देखा कि किसी बच्चे को 90 नंबर आया है, किसी को 80 आया है, किसी को 70 आया है, किसी को 60 आया है, किसी को 50 आया है। मान लेते हैं 5 बच्चों को टेस्ट लिया और उनको ये रिजल्ट आया, उनका जो परफॉर्मेंस था वो ये था। जब मैंने राजधानी के 5 बच्चों को टेस्ट लिया, तो उसमें से किसी को 9 आया, किसी को 8 आया, किसी को 7 आया, किसी को 6 आया एंड किसी को 5 आया। एसआरसीसी में जो मैंने टेस्ट लिया था, ये लिया था आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 मार्क्स। राजधानी कॉलेज में जो मैंने टेस्ट लिया था, वो लिया था मैंने आउट ऑफ 10। तो कहने का मतलब मान लेते हैं क्वेश्चन मैंने सेम दिया था, बट जब एसआरसीसी का टेस्ट मेरे पेपर मैंने बनाया था, तो वहां पे हर एक क्वेश्चन का मैंने 10 10 नंबर दे दिया होगा, मतलब जो वेटेज होगी हर एक क्वेश्चन की, यहाँ पे मैंने एक एक नंबर दिया।
तो बेसिकली मुझे ये जानना था कि बच्चे कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। अगर आप सभी एग्री करो तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों कॉलेज के स्टूडेंट ने सेम परफॉर्मेंस किया है। 100 में 90 लाना या 10 में 9 लाना, बात एक है। 100 में यस 80 सर। लाना या 10 में 8 नंबर लाना, बात एक ही है, ठीक है। जब मैं रेंज निकालूंगा एसआरसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं रेंज निकाल रहा हूँ एसआरसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो है 90 एंड सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है 50। तो आपके पास रेंज आ गया 40। जब मैं रेंज निकालूंगा राजधानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, सबसे बड़ी वैल्यू है 9, सबसे छोटी वैल्यू है 5, तो रेंज आ गया आपके पास 4। तो मैंने क्या देखा कि सिंस एसआरसीसी और राजधानी दोनों के परफॉर्मेंस सेम है, दोनों के बेसिकली जो डेटा है वो भी हमारे पास लेटर सपोज सेम है, अगर डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, लेकिन जो रेंज का नंबर आया है वो अलग अलग आया है, रेंज का नंबर डिफरेंट आया है। तो डेटा सेम है, परफॉर्मेंस सेम है, बस रेंज का जो नंबर अलग अलग आया है वो किस वजह से आया है, ड्यू टू चेंज इन यूनिट। अगर हम एसआरसीसी के मार्क्स को देखें तो वो 2 डिजिट में है आपके पास, और राजधानी के मार्क्स को देखें तो वो सिंगल डिजिट में है। तो अगर मैं आपसे पूछ लेता कि क्यों चेंज आया, तो आप आराम से बोल सकते थे कि सर दोनों के जो मार्क्स है उसके यूनिट में चेंजेस है। तो सिंस यूनिट में चेंजेस है तो आपका जो रेंज आया वो भी चेंज आया, रेंज में भी डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। एसआरसीसी का रेंज 40 और राजधानी का 4। इस टाइप के बेसिकली हम लोग रेंज को बोलते हैं एब्सोल्यूट रेंज, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो कि यूनिट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आपका यूनिट चेंज होगा वैसे वैसे रेंज भी आपका चेंज होगा। क्लियर। अब यहीं पे हमारे पास एक कंसेप्ट आता है दैट इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो मैंने बोल रहा हूँ रिलेटिव रेंज, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब इसके फॉर्मूला क्या होता है, तो ये बोलता है कि जो आप रेंज निकाल रहे हो वो कुछ इस तरीके से आप निकालो। रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस में स्मॉलेस्ट कर रहे थे, डिवाइडेड बाय आप कर दो लार्जेस्ट प्लस में स्मॉलेस्ट। अब जब ऐसा कर दोगे तो अब सेम फिर से आप क्या निकालो, एसआरसीसी का रेंज निकालो। आपने रेंज निकाल लिया एसआरसीसी का, तो ये क्या आ जाएगा, 90 माइनस में 40, 90 प्लस में 40। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट आई थिंक 40, सॉरी 50 था ना ये, 50 था। तो 90 माइनस में 50 एंड 90 प्लस में 50, तो यू विल गेट 40 अपॉन में 140, और फाइनल आंसर आपके पास आएगा 4 अपॉन में 40। मैंने बोला अब रेंज निकालो राजधानी कॉलेज का, तो रेंज ऑफ आरसी क्या आ जाएगा आपके पास, 9 माइनस में 4 अपॉन में 9 प्लस में 5, एंड यू विल गेट 4 अपॉन में 40। तो सिंस दोनों ही कॉलेज का परफॉर्मेंस सेम था और जब मैंने रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन से उसका रेंज निकाला तो दोनों के रेंज भी सेम आए हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि रिलेटिव मेजर आपका यूनिट से फ्री है, ये यूनिट पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर आपका यूनिट चेंज भी है डेटा का लेकिन परफॉर्मेंस सेम है तो जो रेंज आएगा वो सेम आएगा। क्लियर है। यस सर। तो जब भी आपके डेटा में, अगर लेटर सपोज आपको दो डेटा को कंपेयर करना हो, दोनों डेटा का परफॉर्मेंस सेम है बट यूनिट डिफरेंट है, तो उस केस में आपको रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन का यूज करना है रेदर देन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। किसी को डाउट यहां तक? ओके, चलिए। अब लेटर सपोज ये तो इंडिविजुअल डेटा सीरीज था। चेंज यस, वगैरह। यस वानी, एक डाउट आपको? कोई डाउट है वानिया? अगर डिस्क्रीट सीरीज होता तो क्या करते, फॉर्मूला सेम होता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट सपोज आपके पास एक्स है जो कि होता है 2 4 6 8 10, फ्रीक्वेंसी है 9 8 7 5 1, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी जब आप रेंज निकालते हैं, अगर एब्सोल्यूट रेंज निकाल रहे हो तो आप सेम फॉर्मूला लगाते एल माइनस में एस, मतलब लार्जेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू माइनस में स्मॉलेस्ट वैल्यू। यहाँ पे जो आपके लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो होती है 10, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो होती है 2। यहाँ पे आप लिखते हैं 10 माइनस में 2 इज इक्वल टू 8। सिमिलरली जब एब्सोल्यूट के लिए फॉर्मूला लगता तो एल माइनस एस अपॉन में एल प्लस एस लग जाता। फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती, हमें फ्रीक्वेंसी नहीं देती। क्लियर। सिमिलरली अगर यस सर। हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता तो कुछ इस तरीके से क्लास इंटरवल होता, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40। फ्रीक्वेंसी होता है सपोज 9 8 7 5, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी जो रेंज निकालने का फॉर्मूला होगा वो सेम ही होगा,
एब्सोल्यूट के लिए एल माइनस एस, रिलेटिव के लिए एल माइनस एस अपॉन में एल प्लस एस। यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती, इसमें आपका जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो जीरो है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 40 है। तो बेसिकली ये 40 माइनस में जीरो इज इक्वल टू 40 आपके पास आंसर आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग यस तीन सर। डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में रेंज निकालते हैं। पेपर में ये नहीं आने वाला, अगर बहुत एग्जाम में आप लोगों पे दयावान हो गया तो भले एक या दो नंबर में पूछ ले, बट ये नहीं आने वाला, ठीक है। अब जो ये हम लोग रेंज निकालने मेजर ऑफ डिस्पर्जन का, इसका क्या मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। कहने का मतलब कुछ लिमिटेशन है, वो क्या है कि ये आपके डेटा का हर एक वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आप जब भी रेंज निकाल रहे हो तो आप अपने पूरे डेटा में से बस दो ही नंबर को यूज कर रहे हो, एक तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू और एक तो सबसे छोटी वाली वैल्यू, बाकी सबको छोड़ रहे हो। तो इसलिए जो रेंज है आपका वो बेटर अप्रोप्रिएट आंसर नहीं देता है। तो इसके जगह पे हम लोग यूज करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन का, और यू कैन से उसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्वार्टाइल डेविएशन आपके सिलेबस में ज्यादा तरीके अच्छे तरीके से नहीं गिवन है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, सो डैट कि अगर पेपर में वैसे नहीं आएगा बट फिर भी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वार्टाइल डेविएशन। चलिए, क्वार्टाइल डेविएशन में भी हमारे पास एक टर्म हो जाता है। सपोज मैं बोलता हूँ कि हमारे पास ना एक इंडिविजुअल सीरीज है। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। इंडिविजुअल सीरीज है कुछ इस तरीके से, एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं 9, 8, 7, 5, 2, 1, कुछ इस तरीके से गिवन है। एक बात बताओ, सभी को Q1 एंड Q3 निकालना आता है? पहला स्टेप है आपको क्या, कि यस क्यू सर। वन एंड Q3 निकालना, क्वार्टाइल वन एंड क्वार्टाइल थर्ड निकालना, ठीक है। जब आप ये निकाल लोगे, व्हेन यू विल फाइंड दिस Q1 एंड Q3, अब इसके बाद आपके पास जो सेकेंड स्टेप आपका होता है, दैट इज एक टर्म है इंटर क्वार्टाइल। सर एक बार Q1 एंड Q3 बता दीजिए, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। अंशिका, एक फिलहाल के लिए ना आप Q1 Q3 बेसिकली हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, मैंने ना वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर रखा है आपके, आप उसको देख लेना, आपको वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से, ठीक है। ओके सर। इसको ज्यादा हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले, बस मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। जब आप Q1 Q3 सीख लोगे ना, फिर आप यूज कर लेना, ठीक है। फालतू में फिर अदरवाइज वीडियो की ओके। लेंथ बढ़ जाए, ठीक है। अब ये इंटर क्वार्टाइल क्या होता है आपका, ये होता है Q3 माइनस में Q1। ऑब्वियसली सी बात है, अगर सभी एग्री करो, क्या Q3 बड़ा होगा Q1 से, तो ये हमेशा आपको एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो Q3 माइनस यस सर। Q1। एक और टर्म होता है दैट इज सेमी क्वार्टाइल। ये क्या होता है, ये होता है Q3 माइनस में Q1 डिवाइड बाई टू। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। ये कौन सा क्वार्टाइल डेविएशन है, तो एब्सोल्यूट टर्म में मेजर किया गया क्वार्टाइल डेविएशन। तो कहने का मतलब आपको Q1 Q3 निकालना आता है, जिसको नहीं आता वो आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो समझ जाओगे। और उसके बाद आप Q3 माइनस Q1 अपॉन में टू करोगे, तो आपके पास जो ये टर्म आएगा, दैट इज कॉल्ड बेसिकली एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ओके। सिमिलरली जब हमारे पास लेट अस सपोज, अगर मुझे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालना हो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये क्या कहता है आप, Q3 माइनस में Q1 डिवाइड बाई जो टू किया हुआ था, इसको होल डिवाइड बाई कर दो, Q3 प्लस में Q1 डिवाइड बाई टू। अगर आप सभी एग्री करो, यहां से आपका ये टू कट जाएगा, और फाइनली आपके पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा ये Q3 माइनस में Q1 होल डिवाइडेड बाई Q3 प्लस में Q1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट क्वार्टाइल डेविएशन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। तो अब मान लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज होता या कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता, तो डिस्क्रीट में कैसे क्वार्टाइल सर निकालते हैं इंटर Q1 क्वार्टाइल Q3? का यूज क्या होता है? बेसिकली इंटर क्वार्टाइल आपको डेटा को मैं चेंज दिखा रहा है, Q3 एंड Q1 के बीच के डिफरेंस बता रहा है। जैसे Q3 के आगे का डेटा 75% और पीछे का डेटा 75%, आगे का 25% है, तो वो एक सिंगल वैल्यू है। सिमिलरली आपका Q1 एक ऐसा डेटा बता रहा है जो कि पीछे का 25 और आगे का 75 बता रहा है, तो ये भी एक सिंगल वैल्यू है। इन दोनों का डिफरेंस आपको पूरे डेटा में इसके बीच के डिफरेंस का रेंज बता रहा है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जब आप Q3 कर रहे हो, जैसे कि अगर आप जैसे JLD बोर्ड में आप देखोगे तो Q3 फाइंड आउट करते हो आप हाफ डेटा को यूज करके, Q1 फाइंड आउट करते हो अब बचे हुए हाफ डेटा को यूज करके। पहले आपने Q3 में
पूरे डेटा का यूज कर लिया, हाफ का Q1 में आपने डेटा का यूज कर लिया। अब इनके बीच का डिफरेंस आपने निकाल लिया, इसी को बेसिकली नाम नाम देते हैं इंटर क्वार्टाइल। ये आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं। ओके। ओके सर। ठीक है, बेसिकली डिफरेंस बता रहा है और कुछ नहीं। चलिए, ओके, सो बेसिकली हमारे पास ये, अच्छा, अब हमारे पास ये समझ में आ गया कि इंडिविजुअल में हमें पता है कैसे Q1 Q3 निकालते हैं, उसके बाद डिस्क्रीट में पता है कैसे निकालते हैं, कॉन्टिन्यूअस में पता है कैसे निकालते हैं। तो किसी भी सीरीज में हमारे पास डेटा हो तो हम लोग पहले Q1 एंड Q3 निकाल लेंगे। अगर एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना है तो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 होगा, और अगर रिलेटिव फाइंड आउट करना है तो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1 होगा। मैं इस पे आप ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये ज्यादा अच्छे तरीके से सिलेबस में आपका नहीं है। अब हमारे पास जो तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट डेविएशन आता है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ पॉपुलेशन डेटा को, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन और सैंपल के लिए फॉर्मूला अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी बेसिकली जिस भी लेटर सपोज जिस भी फील्ड में अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करना चाहते हैं, तो उस फील्ड के सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल है। आई होप सबको पॉपुलेशन का मतलब पता हो। तो हमारे पास पॉपुलेशन डेटा अवेलेबल है, और उसके क्रॉसपॉन्ड में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, एक टर्म है हमारे पास वेरिएंस। वेरिएंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो बेसिकली देखा जाए तो अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, जिसको कि सिग्मा आप लिखो। तो कहने का मतलब जब भी हम लोग स्टैंडर्ड, मेन काम होता है वेरिएंस निकालना, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चलिए, अब स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के तीन डिफरेंट मेथड है हमारे पास। पहला मेथड है दैट इज डायरेक्ट मेथड। अब जो दूसरा मेथड है दैट इज डेविएशन फ्रॉम, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन मेथड, या चलो ठीक। और जो आपके पास थर्ड मेथड है दैट इज डेविएशन फ्रॉम द स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अर्थमेटिक। तो किसी को नहीं दिख रहा है स्क्रीन क्या? सर दिख रही है बस वैसे तो। स्क्रीन दिख रही है बट जो आप विजुअल लिख रहे हो। यस सर, आप दिख। ठीक है सबको, चलो। और द थर्ड वन है हमारे पास डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन मेथड, जिसमें कि तीसरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के आपके तीसरे से कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। पहला और दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि पहला दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं, सब इंपॉर्टेंट। तीसरा पे लेकिन आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। हर टाइम आपको तीसरे वाले का यूज हमेशा दिखेगा अलग अलग कंसेप्ट। ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड को। ध्यान से देखो, डायरेक्ट मेथड में हम लोग लेके चलते हैं सबसे पहले वी हैव इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा गिवन होगा, एक्स इज इक्वल टू 9 8 7 5, एंड लेट अस सपोज लास्ट वन इज 1। ओके, आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप है आपका एक्स स्क्वायर निकालना। तो 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, एंड 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। जैसे ही आप ये टर्म निकाल लोगे, तो जो सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होल अपॉन में कैपिटल एन, माइनस में समेशन ऑफ एक्स होल अपॉन में कैपिटल एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो आपका कैपिटल एन है ये समेशन ऑफ एफ नहीं है, यहाँ पे आपके पास कैपिटल एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब भी आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल रहे होते हो तो कैपिटल एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां पे आप पॉपुलेशन डेटा को कंसीडर कर रहे हो। जैसे ही आप सैंपल डेटा से निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन तो वहां पे स्मॉल एन आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के करॉस्पॉन्ड में कैपिटल एन का मतलब है पॉपुलेशन डेटा का ऑब्जर्वेशन, स्मॉल एन का मतलब है सैंपल डेटा का ऑब्जर्वेशन। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर?
अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है वो इसको जब करोगे तो आपके पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 5.6 6 15 4 19 20 की जगह दो, चार, 220 आ जाएगा, 220। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स निकालोगे ये आ जाएगा आपके पास 30। अब इसको आप पुट कर दो, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास आया है 220। एन इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो अपॉन में 5, माइनस में समेशन ऑफ एक्स है 30 अपॉन में 5 इसका होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लेटर सपोज आपके पास वेरिएंस। ठीक है, अब जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, जिसको कि इस तरीके से लिख सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स या सिग्मा एक्स ऐसे भी लिखते हैं इसको, ये क्या होगा, अंडर रूट वेरियंस। जो भी यहाँ पे टर्म आएगा उसको हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर में पुट कर देंगे, आपके पास अगर लेटर सपोज को सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो जब आप ये निकालोगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 6 के 30, 6 6 के 36, ये आपके पास 8 आ जाएगा। सॉरी, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है ना, 2√2 आएगा। क्लियर है सभी को? दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द वेरिएंस, और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए, इसके बाद अगर हमारे पास इफ वी हैव डिस्क्रीट सीरीज, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, लेट सपोज एक्स हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10, फ्रीक्वेंसी गिवन है इसके कॉरस्पॉन्ड में 9 8 7 5 1। ओके, अब सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में एक एफ एक्स निकालो, जो कि क्या आ जाएगा, 9 2 जा 18, 8 4 जा 32, 7 6 जा 42, 8 5 जा 40, 10 × 10। जैसे ही आपने ये निकाल लिया, यहाँ पे जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर, वो होता है समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ एफ, माइनस में समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। मैं आपको बताता हूँ, एक और आप एक्स्ट्रा कॉलम बनाओगे समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर का, वो कैसे निकलेगा, तो ये जो एफ एक्स है इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स से, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 36, फिर इसको करोगे तो 30 चौके 20, 2 चौके 8, तो 128 120। एंड सो ऑन सो फोर्थ। कुछ आप कर लोगे ना, कैलकुलेशन आपको खुद करना है। कहने का मतलब आपको कॉलम नंबर 1 यानी कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप सॉल्व कर दोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे। ये बेसिकली क्या है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला है। जैसे आपके पास वेरिएंस आ जाएगा, इसके बाद क्या करोगे आप, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और यू कैन से सिग्मा एक्स, ये होगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अंडर द रूट ऑफ क्लियर है? वेरिएंस। जिसमें कि समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर यस। ये है, समेशन ऑफ एफ आपका ये है, समेशन ऑफ एफ एक्स आपका ये तीन चीज का समेशन आपको चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेरिएंस। ओके, ये था डिस्क्रीट सीरीज का कंसेप्ट। अब जब लोग कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर में जाएंगे तो बेसिकली सेम ही है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, बस आपको मिड वैल्यू निकालना होता है। जैसे लेट सपोज आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40 एंड 40 से लेकर 50। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है 9 8 7 5 1। क्या करते हो आप, सबसे पहले एक मिड वैल्यू निकालते हो, एक्स स्टैंड्स फॉर मिड वैल्यू। कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। प्लीज सारे अपने आप को म्यूट कर लेना यार। मिडनाइट और नून होता है। चलो, तो अपर लिमिट प्लस में डिवाइड, लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, 10 + 0 डिवाइड बाई 2 ये 5 आ जाएगा। अपर लिमिट 20, लोअर लिमिट 10, 20 + 10 डिवाइड बाई 2 ये 15 आ जाएगा। सिमिलरली 25, 35 एंड 45। जैसे एक्स निकल गया, अब ये फिर डिस्क्रीट की तरह ट्रीट होगा, मतलब आपको एक एफ एक्स निकालना है, फिर एक आपको एफ एक्स स्क्वायर निकालना है। एफ एक्स निकालने के लिए आप कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे, और एफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करोगे, कॉलम नंबर जो 4 निकलेगा उसको कॉलम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही आप ये कर लोगे तो फिर सिंपली सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला वही होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ एफ, माइनस में समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ, इसका होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया क्या, तो वेरिएंस का फॉर्मूला। अब जैसे ये वेरिएंस निकाल लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट कर लो इसका। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। किसी को डाउट, एनीवन? क्लियर है यहाँ तक?
यस सर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट बेसिकली मेथड है, सेकेंड मेथड, वो था डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड। अब इसमें सबसे पहले लेटर सपोज एक बार हम लेके चलते हैं इंडिविजुअल्स में। क्या करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में? लेटर सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है, एक्स हमारे पास गिवन है 9, 8, 7, 5, 1। अपने मन से एक नंबर को अज्यूम करेंगे, जैसे मीन में निकालते थे। लेटर सपोज मैंने इस 8 को अज्यूम कर लिया, तो आपके पास अज्यूम नंबर आ गया 8, तो ए इक्वल टू 8। अब आप एक डी निकालोगे, डी कॉल डेविएशन, जो कि क्या होगा, एक्स माइनस में वो अज्यूम नंबर, एक्स माइनस में ए। तो 9 माइनस में 8 आपके पास आ जाएगा 1, 8 माइनस में 8 0, 7 माइनस में 8 -1, 5 माइनस में 8 -3, 1 माइनस में 8 -7। जैसे ये निकाल लोगे, इसके बाद आप निकालोगे डी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, -1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। ये जैसे आप निकाल लेते हो, तो यहाँ पे फिर से जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में एन, माइनस में समेशन ऑफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया किसका? वेरिएंस का। अब जब इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या है यहाँ पे? इन सब का टोटल। और समेशन ऑफ डी क्या है? तो इसका टोटल। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? तो 5, 9, 8, 7, 5, 1, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन भी है। क्लियर है? किसी को डाउट? एनीवन? नो सर। चलिए, सिंपल है, बहुत इजी है, और कुछ नहीं है यार, बस हम लोग सीख रहे हैं तरीका। अब जब से हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज, तो क्या करते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में? लेटर सपोज हमारे पास एक एक्स है, तो एक्स के क्रॉसपॉन्ड में लेटर सपोज 2, 4, 6, 8, 10 है। क्रॉसपॉन्ड में फ्रीक्वेंसी है लेटर सपोज 9, 8, 7, 5, 1 है। यहाँ पे भी क्या करते हैं, एक्स में से किसी एक नंबर को अज्यूम कर लेते हैं। लेटर सपोज 4 को मैंने अज्यूम कर लिया। अब निकालते हैं डी कॉल डेविएशन एक्स माइनस में ए। तो 2 माइनस में 4 -2, 4 माइनस में 4, 10 माइनस में 4 6। जैसे ही हमारे पास डी निकल जाता है, तो फिर हम लोग एक और कॉलम निकालते एफ डी, जो कि सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके निकलता। 9 2 जा -18, 8 0 जा 0, 7 2 जा 14, 5 4 जा 20 एंड 6 1 जा 6। इसके बाद निकालते हैं हम लोग एफ डी का स्क्वायर, जो कि आपके पास ये एफ डी और इंटू में डी, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करके निकलता। क्लियर? जैसे कि -18 इंटू में -2, ये आ जाता है आपके पास 36, 0 का 0, 14 2 जा 28, 22 जा 40, और सॉरी 24 जाए यहाँ पे, तो 20 चौके 80, और 6 6 जा 36। ये सब अब जैसे आप निकाल लेते हो, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा स्क्वायर का, वो बनेगा समेशन ऑफ एफ डी का स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ एफ, माइनस में समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। जिसमें कि आपके पास समेशन ऑफ एफ डी का स्क्वायर क्या है? तो ये रहा समेशन ऑफ एफ डी का स्क्वायर। और समेशन ऑफ एफ डी क्या है? ये समेशन ऑफ एफ क्या है? तो ये। इन सभी का आपको सम टोटल चाहिए। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वेरिएंस डिस्क्रीट के अंदर में विद द हेल्प ऑफ अज्यूमिंग मेथड। और इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट्स इट। जब मैं बात करूं कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, तो मैं बस यहाँ पे बता देता हूँ आपको, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या करेंगे हम लोग? मिड मिड वैल्यू एक निकालेंगे मिड सर। वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू जैसे ही निकलेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके फिर सेम प्रोसेस डिस्क्रीट वाला, फॉर्मूला भी सेम लगेगा, हर चीज सेम लगेगा। तो कंटिन्यूअस में रहने दो, हो जाएगा सबसे। यस सर। बोलो। चलिए, यस तो हम यस। सर। लोग अभी क्या सीख रहे हैं? तो बेसिकली हम लोगों ने दो मेथड कर लिया, एक तो डायरेक्ट कर लिया और दूसरा क्या किया, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम में। अज्यूम में। चलो, अब तीसरा हमारे पास आता है, थर्ड मेथड भी है, डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन मेथड। ठीक है? इसमें लेट सपोज सबसे पहले मैं इंडिविजुअल सीरीज लेके चलता हूँ। इंडिविजुअल सीरीज, आपके पास एक एक्स ऑब्जर्वेशन गिवन है, जो कि इस तरीके से 9, 8, 7, 5, 1। आप क्या करोगे, सबसे पहले दिए गए ऑब्जर्वेशन से मीन निकाल लोगे एक्स बार, जो कि क्या आएगा, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन,
जो कि यहाँ पे अगर हम निकालोगे तो आएगा 30/5 = 6। तो 6 आपका मीन निकला। फिर आप क्या करोगे, डी निकालोगे, और यहाँ पे डी वही क्या होता है, एक्स माइनस में एक्स बार, ये आपका हुआ डेविएशन। तो 9 माइनस में 6 करोगे तो 3 आ जाएगा, 8 माइनस में 6 करोगे तो 2 आ जाएगा, 7 माइनस में 6 करोगे 1 आ जाएगा, 5 माइनस में 6 करोगे तो बेसिकली आपके पास -1 आ जाएगा, यहाँ से -5 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से। जैसे आप x माइनस एक्स बार निकालोगे, फिर नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब डेविएशन का स्क्वायर, d का स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, यहाँ पे भी 1, -5 का स्क्वायर 25। जो वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे होता है सिग्मा स्क्वायर, वो होता है समेशन ऑफ x सर माइनस में एक्स बार का स्क्वायर। यस, सर यहाँ पे म्यू होगा ना, क्योंकि तो हम पॉपुलेशन मीन की बात, वो पॉपुलेशन वेरिएंस की बात कर रहे हैं ना, हाँ तो ये हाँ तो हाँ, एक्स बार का पॉपुलेशन वेरिएंस। सैंपल। हाँ, यहाँ आप तो म्यू ये तो म्यू लिख सैंपल। सकते, यहाँ आप म्यू लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आपको म्यू और एक्स बार के बीच में मैंने कोई डिफरेंस नहीं बताया। पर सर वो म्यू म्यू इज ही द, लिखेंगे ना, क्योंकि तो वेरिएंस म्यू का की बात सिंबल कर आपको रहे भी हैं। पता चल गया है, आपके सिलेबस में आ गया अभी तक में, ये बताओ। नहीं, अभी तक तो नहीं आया सर। हाँ, फिर तो कैसे आप म्यू यूज कर रहे हो, जब म्यू अभी आपको पता है कि पॉपुलेशन मीन को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पहले वो आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तब तो आप लिखोगे, ठीक है। वैसे जब पॉपुलेशन मीन की बात कर दिया जाएगा तो ऑन दैट टाइम आप और अलग फॉर्मूला यूज करोगे। फिलहाल अभी आप एक्स बार लेके चलो कि आपके पास एक मीन है दिए गए ऑब्जर्वेशन। ओके सर। आप जो कह रहे हो प्रांशु बिल्कुल सही है, करेक्ट है, बट हाँ अभी हमारे पास इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है म्यू को, तो जब इंट्रोड्यूस अभी नहीं हुआ है तो हम लोग एक्स बार लेके चले। ओके। क्लियर, चलो थैंक यू, यहाँ तक हो गया तो ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया बेसिकली, अब यही हमारा फॉर्मूला बने, दिस इज योर वेरिएंस। अभी तक अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या करते थे, ऊपर के फॉर्मूला में हम लोग कर, ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, पहले एक डी स्क्वायर किया था, सॉरी ये इंडिविजुअल है, इसके बाद ये रहा, हाँ, एक किया था डी स्क्वायर जो कि क्या था, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ये बड़ा, और एक किया था डी मतलब एक्स माइनस ए का समेशन। यहाँ पे भी हम लोग वो कर सकते थे, यहाँ पे भी हम लोग ये एक टर्म कर सकते थे, माइनस में समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एन का होल स्क्वायर। लेकिन इसका जो ये ऊपर वाला टर्म है ये हमेशा इक्वल टू 0 आए, जब इसका आप समेशन करोगे तो ये हमेशा इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर है सभी को, आप करके देख लो, ये हमेशा 0 आएगा। और क्यों 0 आएगा, याद करो सेकंड प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था मीन का, सम ऑफ द मीन डेविएशन का फ्रॉम सम 0 अर्थमेटिक होता मीन है। ऑलवेज इक्वल टू यस सर। 0। आप ध्यान से देखो, पता है पेपर में, लास्ट ईयर के पेपर में जो मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है, वहां पे आपसे पूछा, बोला कि आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है और 5 ऑब्जर्वेशन के 4 डेविएशन आपको गिवन है, मतलब ये जो डी है इसके 4 वैल्यूज गिवन है। आपको बोला फिफ्थ नंबर को डेविएशन बताओ, पांचवा डेविएशन क्या होगा, तो क्या होगा बताओ। हमें पता है इन सब का सम टोटल 0 है, होता है। 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबके सम टोटल को इक्वल टू 0 से कंप्यूट कर देंगे। 4 मेरे पास पहले से पता है तो 4 को ऐड कर लेंगे, तो पांचवा वही होगा जिससे कि इन सब का सम टोटल क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब 0। अगर मान लेते ये 4 होता, 3 2 1 -1 गिवन होता, तो पांचवा वाला क्या होता, -5 होता ऑटोमेटिकली। कैसे जोड़ते, 3 2 5 +1 6, 6 में से एक गया 5, तो मुझे 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए एक मेरे पास -5 होना चाहिए। 2 नंबर में ये पूछा गया था आपके लास्ट ईयर के पेपर में, मतलब 2023 के पेपर में। किसी को डाउट एनी वन यहाँ तक। नो सर। अब यहाँ से आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, तो ध्यान रखना हमेशा आपके पास एक्स माइनस एक्स बार क्या आ जाएगा, वो 0 आएगा उसका समेशन। चलिए अगर ये समझ में आ गया, नाउ सेकेंड वी हैव डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, यहाँ पे हमारे पास लेट अस सपोज एक्स है विच इज नथिंग बट 9 8 7 5 1। फ्रीक्वेंसी है मान लेते हैं 2 4 6 8 10। आप क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले मीन निकालोगे। नॉर्मली डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ से। एफ। ओके, अब जैसे मीन निकल गया फिर से आप एक्स माइनस एक्स बार निकाल लोगे। एक्स माइनस एक्स बार निकालने के बाद आप एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार निकाल लोगे, मतलब एफ ऑफ डी। फिर आप क्या निकालोगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एफ ऑफ डी स्क्वायर। ये सब टर्म निकाल लोगे।
जैसे ही आपके पास ये आ गया, तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ एफ। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। और इसका जब स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। किसी को डाउट एनीवन? नो सर। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या करेंगे, सिर्फ एक एक्स निकाल लेंगे मिड वैल्यू, बाकी प्रोसेस फिर सेम रहेगा। ओके, तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या करता हूँ, स्किप कर देता हूँ, आप कर सकते हो। अगर आएगा तो ध्यान रखना सेम यही फॉर्मूला लगेगा, बस एक मिड वैल्यू आपको एक्स्ट्रा निकालना है। यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट एनीवन? चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, नाउ वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे मीन का प्रॉपर्टी होता था, उसी तरीके से हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की भी प्रॉपर्टीज होती है। ध्यान से देखो कैसे। So let us suppose new concept is property of standard deviation. मीन में आपने सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था कि, याद हो अगर आपको, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n+1/2। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर इज स्क्वायर रूट के अंदर में n² - 1/2। ये होता है इसका। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। तो मैंने क्या बोला, जैसे सपोज आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है वो n नेचुरल नंबर है, 1 2 3 से लेकर n तक। अब इसका मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अगर आप सभी एग्री करो तो ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैंने क्या किया, पहले वेरिएंस निकाल लिया। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, पहले मैं एक्स स्क्वायर निकाल लूंगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में, बताओ, एन n माइनस में समेशन ऑफ माइनस एक्स अपॉन में n का एक्स होल का स्क्वायर। एन अच्छा, का अगर मैं होल ऐसा स्क्वायर। कर दूं, यहाँ पे सिग्मा बराबर ऐसा लिख दूं, सिग्मा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ दिस, चलेगा? यस सर। हाँ, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ध्यान रखना। तो मैं अभी सिग्मा स्क्वायर के क्रॉसपॉन्ड में ही लेके चल रहा हूँ, सो डैट की अच्छे तरीके से समझ में आप लोगों को। तो बेसिकली हमारे पास जो सिग्मा स्क्वायर आएगा वो क्या है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप सभी अग्री करो तो क्या है ये, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर, ऑल एन अपॉन का में स्क्वायर। कैपिटल एन। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोग कैपिटल एन ही लेके चलते हैं, क्योंकि ये, और यहाँ पे भी कैपिटल एन लेके चलो, पॉपुलेशन डेटा की बात हो रही है। चलिए, माइनस में यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स क्या है, 1 2 ऑल अपॉन में कैपिटल एन, और इन सब का आपके पास क्या है, स्क्वायर। अब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, एन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, ये आ जाएगा एन इंटू में n+1 एन प्लस इंटू में 2n टू प्लस वन एन प्लस अपॉन वन में अपॉन 6। टू और एक 6। n है यहाँ पे, तो ये n डाल देते हैं। क्लियर? माइनस, यस सर। जब 1+2 से लेकर n करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू में n+1। एन अच्छा प्लस यार, मैं वन बार बार स्मॉल n लिख रहा हूँ, आप ये इसको कैपिटल कर लेना। तो n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1, ठीक है, यहाँ पे होगा n इंटू में n+1 अपॉन में 2, और एक क्या है n, तो n को मैंने रहने दिया, यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप सभी एग्री करोगे तो यहाँ से मैं क्या इस n को और इस n को रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ से इस n और इस यस। n को मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास n+1 2n+1 है अपॉन में 6, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप सभी एग्री करो तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, n+1 को कॉमन बाहर ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2n+1 अपॉन में 6, और यहाँ से n+1 अपॉन में 4। फिर थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ बाहर तो n+1 है ही, अंदर में थोड़ा आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 4 कैल्शियम 24, तो 6 4 जाइए आ जाएगा 8n प्लस में 4 माइनस में 6n माइनस में 6। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा n+1, और इसके अंदर आपके पास आ जाएगा बेसिकली 2n - में 2 अपॉन में 24। अगर आप सभी एग्री करो, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, n+1
2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा n-1 अपॉन में 12। फाइनली क्या मैं बोल सकता हूँ, जो सिग्मा स्क्वायर आपके पास है n+1 n-1, इसको n स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में यस 12। सर। और जब आप सिग्मा निकालोगे मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर -1 अपॉन में 12। हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना। क्लियर है? तो अब यस यस, सर। किसी को पूछना है कुछ? सर जो ये n+1 to n+1 ये कैसे आया? ये एक फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, वही क्या, ए स्क्वायर माइनस बी। सर ऊपर। ये ऊपर में कौन सा, ये बोल रहे हो? जो नहीं सर, और ऊपर जस्ट सेकंड स्टेप था। ये हाँ जी सर, उसके ऊपर सर n+1 to n+1 जो ये ऊपर है। ये वाला। हाँ सर, ये दोनों। ये आया इसका फॉर्मूला, तो 1 से लेकर n तक का फॉर्मूला समेशन होता है n इंटू में n+1/2। सम ऑफ दिस सीरीज का फॉर्मूला होता है, लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था। और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 अपॉन में 6। ओके सर। ठीक है, हाँ ये आप फॉर्मूला नोट कर लेना, या लास्ट क्लास आप देखोगे ना रिकॉर्डिंग, तो उसमें मैंने लिखवा दिया फॉर्मूला। चलिए, अब लेट अस सपोज पेपर में दे देता है क्वेश्चन कि फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्टली ये इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, बस n के प्लेस पे 100 पुट कर देना है। क्लियर है? यस सर। सेकेंड प्रॉपर्टी वी है, जैसे कि अर्थमेटिक मीन का थर्ड प्रॉपर्टी था, अगर आपको याद हो तो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज लिस्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी इसका भी यही होता है, मतलब कि जब आप अर्थमेटिक मीन के डेविएशन का स्क्वायर का सम करोगे, ये हमेशा लिस्ट आएगा, और यू कैन से मिनिमम आएगा। ठीक है, अभी इसका ज्यादा यूज नहीं है, जब अभी आप मॉडल वगैरह पढ़ोगे या कंसिस्टेंसी इफिशियंसी की डेफिनेशन कर लोगे, तब आपके पास इसका ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। अभी प्रूफ के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको लेट ले लेना W, डिफरेंशिएट कर देना, आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो मतलब ये मिनिमम है। ओके, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आता है, इसको ध्यान से देखना। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन क्या होता है? प्लस माइनस का चेंज। और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का। जब हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन में देखा था चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, तो याद है आप लोगों को क्या हुआ था वहां पे? अगर मेरा ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट ऑफ ऐड या मल्टीप्लाई, ऐड या माइनस होता है, तो मेरे मीन में भी वो कांस्टेंट ऑफ ऐड या माइनस होता था। और अगर मेरे, मल्टीप्लाई। हाँ, वेरिएबल में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, तो मेरे मीन में भी क्या होगा? डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा। सपोज जैसे कि जब हम लोगों ने मीन में देखा था अर्थमेटिक मीन के करॉस्पॉन्ड में, कि अगर मेरा कोई वेरिएबल एक्स है और इसका मीन है एक्स बार, और अगर मान लेते हैं इस एक्स में कोई एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो गया सी, जिसको आपने वाई नाम दिया, तो यहाँ से वाई बार का मीन क्या होता था? एक्स बार प्लस में सी। एक्स बार प्लस सी। हाँ, मीन में भी वो कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाती थी। और अगर माइनस वाई हो सी, तो मीन में भी वो कांस्टेंट टर्म माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरा वही एक्स है जिसका मीन है एक्स बार, अगर आपके इस एक्स में कोई एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो जा रहा है या डिवाइड हो जा रहा है, लेटर सपोज को नाम दिया वाई, तो यहाँ से जो आपके पास वाई बार आ गया, क्या आएगा? वो सी टाइम्स ऑफ एक्स बार। तो वही कांस्टेंट टर्म सी आपके ऑफ मीन में एक्स। भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा है पहले। दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, अब हम लोग देखते हैं कि क्या स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से कोई चेंज आता है या नहीं आता, वो हमें देखना है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। नो, लेटर सपोज आपके पास एक ऑब्जर्वेशन एक्स है, जो कि है कुछ इस तरीके से x1 x2 से लेकर xn तक, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है ये सिग्मा एक्स, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है।
अब आपके इस ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो गया, x प्लस सी हो गया। तो लेट सपोज उसको मैंने नया नाम दे दिया y, तो मतलब सारे ऑब्जर्वेशन में ये c ऐड हो गया होगा, x1 प्लस सी, x2 प्लस सी, डॉट 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 xn प्लस सी। तो आपके सारे ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट टर्म c ऐड हो गया। अब आप ये देखना चाहते हो कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आएगा वो क्या आएगा, मतलब जो आपने x प्लस सी को एक y अलग नाम दे दिया, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हो। तो आपका ऑब्जर्वेशन में चेंज क्या आया था, एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो गया था। तो आप उसके वजह से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या इंपैक्ट आएगा वो आप देखना चाहते हो। अगर आप सभी को एग्री करो तो क्या मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैसे कैलकुलेट करूंगा, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। बोलो, ये होगा फॉर्मूला यस सर। अगर x का। अच्छा, जब मेरा y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ y बार जो होगा मेरा वो x बार प्लस में c होगा। यस अगर सर। x का मीन x बार है, तो उस मीन में मतलब x ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड हो गया है, तो उसके मीन में भी वो कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाएगा। देखो अभी हम लोगों ने लिखा था y बराबर x प्लस सी है, तो y बार बराबर x बार प्लस सी होगा। इसको मैं यूज कर लूँ, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन y बार बराबर x बार प्लस सी होगा। अब इसको सॉल्व करते, सिग्मा y इज इक्वल टू समेशन ऑफ y मेरा क्या है, तो x प्लस सी है, माइनस y बार मेरा क्या है, तो x बार प्लस सी है, x बार माइनस सी, इसका स्क्वायर ऑल अपॉन में आ जाएगा n। तो सिग्मा y इज इक्वल टू समेशन ऑफ, अगर आप सभी एग्री करो, अंदर से ये c और माइनस सी रिमूव हो जाएगा, बचेगा x माइनस में x बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। अगर आप सभी एग्री करो तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो राइट हैंड साइड में आपके पास फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का ही है। यस सर। यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि चेंज ऑफ ओरिजिन से स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपके ऑब्जर्वेशन में कोई टर्म ऐड या माइनस हो रहा है, तो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन विल नॉट अफेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान रखना, चेंज ऑफ ओरिजिन आपके मीन को अफेक्ट करता था। जिस कांस्टेंट टर्म से ऑब्जर्वेशन में ऐड हो रहा है वही कांस्टेंट टर्म मीन में ऐड होता था, और जिससे माइनस हो रहा है वही कांस्टेंट टर्म माइनस होगा मीन में। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में अफेक्ट नहीं करेगा, जो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन था वो भी बाद में भी वही रहेगा, अगर आपके ऑब्जर्वेशन में कोई चीज प्लस या माइनस हो रहा है। क्लियर है सभी को। यस सर। अब एक बार देखते हैं चेंज ऑफ स्केल के क्रॉसपोंड में, चेंज ऑफ स्केल के क्रॉसपोंड में लेट अस सपोज आपके पास ऑब्जर्वेशन है एक्स, x1 से लेकर xn तक, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास था सिग्मा x। अब आपके क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन में कोई एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो गया c, तो ये एक नया आपके पास क्या आ गया, वेरिएबल, मतलब एक नया y आ गया, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा c x1, c x2, c x3 डॉट 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 c xn, कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से जो y बार आपका आएगा वो c टाइम्स ऑफ x बार आएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, सिग्मा ऑफ y, सिग्मा ऑफ y का फॉर्मूला क्या होगा, सभी एग्री करो तो, समेशन ऑफ y माइनस में y बार का वाई स्क्वायर अपॉन माइनस में वाई n। बार का होल स्क्वायर अपॉन है। आप इसको सॉल्व करते हैं, सिग्मा ऑफ y इक्वल टू समेशन ऑफ y मेरा है सी एक्स, वाई बार है मेरा सी एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n। सिग्मा y इज इक्वल टू, थोड़ा और ब्रेक करेंगे, समेशन ऑफ, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से c का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n। सिग्मा, अच्छा यहाँ यस पे सर। स्क्वायर रूट भी लगेगा, ध्यान रखना ये स्क्वायर रूट भी चलेगा, ऊपर लेके चल रहे थे स्क्वायर रूट हम लोग, तो ये स्क्वायर रूट लगेगा ना, क्योंकि आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख रहे हो। ओके, चलिए, तो सिग्मा ये क्या, अच्छा यहाँ से सी स्क्वायर को मैं कॉमन लूंगा, स्क्वायर रूट से सी बाहर आ रहा है सी स्क्वायर, क्या मैं बोलूंगा ये मॉड ऑफ सी बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा अंदर में, यस सर। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। किसी को प्रॉब्लम है कि यहाँ मॉड ऑफ सी बाहर क्यों आया है। नो सर। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट्स व्हाई मॉड ऑफ सी बाहर आया है। चलिए, इससे एक रिजल्ट मैं आपको बताऊं,
अब मैं क्या बोल सकता हूँ, सिग्मा वाई जो होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ सी, और इस टर्म को क्या मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बोल सकते हैं। यस। तो ये आपके पास रिजल्ट आया। तो कहने का मतलब है कि चेंज ऑफ स्केल से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन में इम्पैक्ट आएगा। जिस भी कांस्टेंट टर्म से आप अपने स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका एब्सोल्यूट टर्म आपके स्टैंडर्ड डेविएशन में भी मल्टीप्लाई होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जिस भी कांस्टेंट टर्म से आप अपने ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हो, उस ऑब्जर्वेशन उस कांस्टेंट टर्म का एब्सोल्यूट टर्म आपके स्टैंडर्ड डेविएशन में मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मान लेते हैं माइनस सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में एब्सोल्यूट टर्म माइनस सी का एब्सोल्यूट टर्म क्या होता है, प्लस सी, वो मल्टीप्लाई होता है इससे। क्लियर है? यस सर। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि अगर एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स है, और अगर y इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ एक्स है, तो सिग्मा y क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट सी टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स। ओके, एक ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। और सिमिलरली अगर मान लेते हैं, अगर x इज इक्वल टू, सॉरी, x का स्टैंडर्ड डेविएशन ना, ये ऐसे लिखो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अगर सिग्मा एक्स है। सिमिलरली अगर मैं वेरिएंस के करॉस्पॉन्ड में बात करूं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, तो यहाँ से वेरिएंस आएगा सिग्मा स्क्वायर वाई, वो सी स्क्वायर ऑफ सिग्मा स्क्वायर एक्स आएगा। यस सर। यस ध्यान सर। रखना, वेरिएंस में उस कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर आएगा। मतलब कि अगर आपके ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, तो वेरिएंस में उस कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। क्लियर? यस सर। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया है। ओके, सो बेसिकली अब हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, यहाँ तक हम लोगों ने क्या देख लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तीन प्रॉपर्टीज देखा। तीनों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट करते हैं। लेट अस सपोज एक कंसेप्ट है, वैसे आपको सिर्फ फॉर्मूला दिखेगा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बस आपको इसमें फॉर्मूला रिकॉग्नाइज रखना, याद रखना है हमेशा। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो बस फॉर्मूला याद रहेगा तो काम बन जाएगा। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि कुछ इस तरीके से, सिग्मा वन टू, ऐसे रिप्रेजेंट, मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो उसको कंबाइंड कैसे करते हैं वो आपको दिखाना है। उसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। फॉर्मूला का प्रूफ रिक्वायर नहीं है और गिवन भी नहीं है। क्या है फॉर्मूला? तो ये है, एन वन सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस एन टू सिग्मा टू का स्क्वायर प्लस डी वन का स्क्वायर एन वन प्लस डी टू का स्क्वायर एन टू। इसके पे हॉल डिवाइडेड है आपके पास एन वन प्लस में एन टू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जहां पे ये जो डी वन है, ये डी वन है ग्रुप वन का मीन माइनस में कंबाइंड मीन, और जो डी टू है वो है ग्रुप टू का मीन माइनस में कंबाइंड मीन। और ग्रुप, ये कंबाइंड मीन कैसे निकलता है हम लोग पढ़ कर आए हैं, एन वन एक्स बार वन एन टू एक्स बार टू अपॉन में एन वन प्लस अपॉन में एन एन वन प्लस एन टू। प्लस। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन से आप कंबाइंड मीन निकालोगे, ग्रुप वन के मीन में माइनस करोगे कंबाइंड मीन, तो आपके पास डी वन आ जाएगा। ग्रुप टू के मीन में से माइनस करोगे कंबाइंड मीन, तो आपके पास डी टू आ जाएगा। फिर डी वन का स्क्वायर एंड डी टू का स्क्वायर निकालोगे एंड इस फॉर्मूला पे पुट कर दो। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट वी है Sir, can you show the formula for 2 seconds? ये, Okay, sir, thank you. ठीक है? चलो, ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम लोग सीवी भी बोलते हैं। ठीक है? जब भी आपसे पेपर में एग्जामिनर बोलता है, मान लेते हैं आपके पास कोई डेटा गिवन है, या मान लेते हैं दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के डेटा गिवन है, और आपको बोलता है कि डेटा में वेरिएबिलिटी चेक करो,
डेटा में कंसिस्टेंसी चेक करो, डेटा में यूनिफॉर्मिटी चेक करो। तो जब भी इस तरीके का वर्ड आपको दिख जाए, वेरिएबिलिटी चेक करो, कंसिस्टेंसी चेक करो, एफिशिएंसी चेक करो, यूनिफॉर्मिटी चेक करो, तो आपको अभी सेमेस्टर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग में ओनली सीवी निकालना है, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि जिस भी डेटा का आप कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल रहे हो, उस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन, लेट अस सपोज एक्स है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन में उस डेटा का मीन इनटू में 100, ये मल्टीप्लाई बाय 100 है, ध्यान रखना, इनटू में 100। ये जो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि जो आप कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल रहे हो, ये क्या आ जाए, ये एक परसेंटेज फॉर्म में आ जाए। क्लियर? ओके। सर आपने क्या क्या अब नाम बताए सर। थे? कंसिस्टेंसी, मैंने, हाँ, वेरिएबिलिटी। कंसिस्टेंसी बोले, एफिशिएंसी बोले, वेरिएबिलिटी बोले, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी बोले, तो इस टाइप का कुछ भी चुन लो तो समझ लेना कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल। ओके क्लियर? सर। चलो, अब आगे देखते हैं। लेट अस सपोज ये कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या कहता है। लेट अस सपोज मान लेते हैं दो ग्रुप है, एक है ग्रुप ए। सर यस, सर अगर स्प्रेड बोलेगा तो क्या बोलेगा? स्प्रेड, डाटा स्प्रेड, वही वेरिएबिलिटी तो हाँ, सर स्प्रेड वेरिएबिलिटी होती है। हो गया ना, हाँ यही करेंगे, सी भी निकालेंगे। जी सर। ठीक है, हाँ चलो, लेट अस सपोज हमारे पास दो ग्रुप है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, और ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के डेटा हमारे पास अवेलेबल है, और हमें ये चेक करना है कि इन दोनों ग्रुप में से किसके पास वेरिएबिलिटी, किस डेटा में वेरिएबिलिटी ज्यादा है, और कौन सा डेटा हमारे लिए अच्छा। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने बोला लेट अस सपोज इफ, मैंने क्या किया, ग्रुप ए के डेटा का सीवी निकाला, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ग्रुप बी के डेटा का सीवी निकाला, और मैंने कहा इफ सीवी ऑफ ए इज ग्रेटर देन सीवी ऑफ बी, मतलब जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया है ग्रुप ए के डेटा में वो ज्यादा है इन कंपेयर टू ग्रुप बी के डेटा में। इट इम्प्लाइज, इसका मतलब है जो वेरिएबिलिटी है, वेरिएबिलिटी इन ग्रुप ए इज मोर देन ग्रुप बी। तो अगर जिस भी ग्रुप के डेटा का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा बड़ा आएगा, उस ग्रुप के डेटा में वेरिएबिलिटी ज्यादा है, और जिस डेटा में वेरिएबिलिटी ज्यादा है वो डेटा आपके लिए खराब है। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से कि जो ग्रुप बी का डेटा है, डेटा ऑफ ग्रुप बी इज मोर कंसिस्टेंट कंपेयर टू ग्रुप ए। समझ में आया? तो दो चीजें मैंने लिखी कि अगर किसी एक का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, तो कहने का मतलब उस डेटा में वेरिएबिलिटी ज्यादा है, और जिसके डेटा में वेरिएबिलिटी ज्यादा है वो डेटा मेरे लिए बेकार है, खराब है। तो सिंस ग्रुप ए के डेटा में वेरिएबिलिटी ज्यादा था, तो ग्रुप ए मेरे लिए ग्रुप बी के कंपेयर में बेकार होगा, तो इसलिए मैंने लिखा डेटा ऑफ ग्रुप ए इज मोर कंसिस्टेंट कंपेयर टू ग्रुप ए। क्लियर? पेपर में पूछता है आपसे यस सर। क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा यहाँ तो, किसी को डाउट? एनीवन? सर यस। सर अगर हमारे पास ये सिंगल डेटा अगर ग्रुप ए का बस दिया होता, अगर स्प्रेड उसमें फाइंड करने के लिए कहता है, ये वेरिएबिलिटी फाइंड करने के लिए, तो हाँ, भी तो सर हम सीवी यही ऑफ, करते हाँ ओनली बस यानी ये निकालती है, फॉर्मूला पुट करके ये निकाल देते हैं, ये हैं। ओके परसेंटेज सर। के फॉर्म में आ जाता है, 10%, 20%, एक्स। ओके। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं आप। ठीक है, कंसेप्ट बहुत सीख लिए, कुछ क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सपोज जब हम लोग बुकलेट को ओपन करते हैं, जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं एक बार आपको बुकलेट दिखाता हूँ। आप लोगों के पास जो बुकलेट होगा वो इस तरीके से होगा, और इस बुकलेट में आपने यहाँ से देखो ट्रिम्ड मीन के बाद यहाँ से आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन स्टार्ट, जिसमें कि देखो पहले रेंज वेंज बोला निकालने के लिए ये आप निकाल लोगे, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन बोला निकालने के लिए ये भी आप निकाल लोगे, इंडिविजुअल ग्रुप का। और ठीक है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं यहाँ से पहला कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 52 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको क्या बोला है,
कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम द मीन 50 इज 250। पता है क्या गिवन दे रखा है आपको? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है आपको 10, सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम मीन 50 इज 250, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और इसका समेशन आपको दे रखा है 250, और जो एक्स बार है वो है 50। ये तीन इंफॉर्मेशन गिवन थे। क्लियर है? सर यस। सर अभी हमने जो ये क्या कहते हैं, अभी जो सैंपल वेरिएंस है उसको तो अभी आपने बताया नहीं है ना। हाँ नहीं बताया, बट अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा हूँ, हो जाएगा क्वेश्चन इसी से। बट सर वो तो हो जाएगा, लेकिन बट सर हम इसमें इसको पॉपुलेशन कंसिडर करेंगे या हम इसको वो सैंपल कंसिडर करेंगे क्वेश्चन पॉपुलेशन, के। पॉपुलेशन। ओके सर, बट लिखा तो नहीं है सर इसमें। सैंपल कहाँ लिखा हुआ है? सैंपल भी नहीं लिखा है सर। तो फिर तो सर वही तो बताइए पॉपुलेशन, क्या करेंगे। हाँ पॉपुलेशन करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप प्रांशु, जैसे अभी आपने बोला ना कि सर म्यू हम लोग यूज करेंगे। सेमेस्टर जी 1 में आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है, ठीक है। जी सेमेस्टर 2 का जो पूरा का पूरा सिलेबस स्टैट्स है वो आपका सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है। तो सेमेस्टर 1 में अगर क्वेश्चन में सैंपल वर्ड यूज नहीं किया गया है तो आपको मान के चलना है कि पॉपुलेशन का काम हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस पॉपुलेशन पे है। जो भी चीज पढ़ोगे आप पॉपुलेशन डेटा के हेल्प से पढ़ोगे। जब आप सेमेस्टर 2 में आओगे तो सेमेस्टर 2 में जब तक पॉपुलेशन नहीं लिखा जाएगा तब तक आप सैंपल को मान के चलोगे कि आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है वो सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है। इसलिए मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बोला था कि म्यू का इंट्रोडक्शन आपको अभी नहीं कराया गया है। जो म्यू वगैरह है, मतलब हर एक वेरिएबल का सैंपल और पॉपुलेशन की जो नोटेशन होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, और वो तब आप पढ़ोगे जब आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन स्टार्ट होगा। बेसिकली ना, जब आप सेमेस्टर 2 में आओगे तो सेमेस्टर 2 का पहला यूनिट ही आपका होगा सैंपल मीन, या सैंपल मीन नहीं, ऐसा है नाम उसका, सैंपलिंग, कुछ इस तरीके से। यहीं से स्टार्ट होता है सैंपल का पूरा इंट्रोडक्शन। तो सेमेस्टर 1 में जब तक आपके क्वेश्चन में सैंपल वर्ड का यूज नहीं किया गया है तो आपको पॉपुलेशन मान के चलना है, और अगर क्वेश्चन में सैंपल यूज कर दिया तब जाके आप सैंपल लेके चलो। क्लियर है? ओके सर। इसी तरीके से आपका डिजाइन किया गया है पूरा का पूरा स्टैट्स का सिलेबस। सर जो पॉपुलेशन में जब हम निकालते हैं तो जो हमारा मीन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से ना। म्यू से हाँ पॉपुलेशन। रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप नहीं करोगे, ओके सर। ठीक है। उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं डेफिनेटली। चलो, ओके सो जब आप सैंपलिंग कर लोगे ना वहां पे ये स्टैंडर्ड डेविएशन के भी कई सारे रूप होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन अलग होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन अलग होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल एरर अलग होता है। मतलब कि सिग्मा एक अलग चीज है, सिग्मा एक्स बार एक अलग चीज है, सिग्मा एस डी एक अलग चीज है। ये सब अलग अलग चीजें होती है, वो आपको सिखाया जाएगा बाद में, ठीक है। चलो अभी फिलहाल के लिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, तो हमारे पास ये तीन बेसिकली पैरामीटर अवेलेबल थे। किसी को डाउट? एनी वन? क्वेश्चन रीड करके ये हमारे पास अवेलेबल है, क्लियर है सभी को? तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बुकलेट का हम लोग यस। क्वेश्चन नंबर 52 कर रहे हैं, और क्वेश्चन में गिवन था आपके पास n इज इक्वल टू 10, समेशन ऑफ x माइनस में x बार का होल स्क्वायर आपके पास गिवन है 250, एंड x बार आपके पास गिवन है 50। आपको बोला कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एक्स बार इंटू में 100, ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? सिग्मा एक्स। अगर आप सभी एग्री करो तो सिग्मा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। तो 250 अपॉन में एन। अच्छा, इस पे स्क्वायर रूट लगता है, भूलना मत, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मत बोलना। ये वेरिएंस का था, स्क्वायर रूट लगाओगे तब स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो 250 अपॉन में एन आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 25, और फाइनल स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ जाएगा 5। यहाँ पुट करोगे आप 5, सैंपल मीन आपके पास दे देगा 50, 100 आपके पास आ जाएगा 10%। मतलब आपके गिवन डेटा में जो है 10% वेरिएशन है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया 10%। क्लियर सभी को क्वेश्चन नंबर 52? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके सो क्वेश्चन नंबर 52 के बाद अब हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 54 में बोला आपको टू एनालाइज द मंथली वेजेस पे टू द वर्कर इन टर्म्स
हाँ सॉरी, वर्कर इन टू फॉर्म्स ए एंड बी, दो फॉर्म है ए एंड बी, और बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री, ठीक है, गिव द फॉलोइंग रिजल्ट, आपको इस तरीके से रिजल्ट है। फॉर्म ए में जो नंबर ऑफ वर्कर है 160 है, फॉर्म बी में 150 है, तो मैं नोट करते जाता हूँ। तो नंबर ऑफ वर्कर जो है फॉर्म ए में वो है 160, नंबर ऑफ वर्कर इन फॉर्म बी वो है 150। इसके बाद आपके पास एवरेज वेज, एवरेज मतलब मीन दे रखा है 560 एंड 575, इसका है 560, इसका है 575। इसके बाद जो आपके पास वेरिएंस दे रखा है वो 400 एंड 625, ये दे रखा है आपको 400 एंड ये दे रखा है 625। तो मतलब जो मीन दे रखा है आपको ग्रुप ए का वो ये है, मीन दे रखा है ग्रुप बी का वो ये, वेरिएंस दे रखा है आपको सिग्मा स्क्वायर ऑफ ए ये, सिग्मा स्क्वायर ऑफ बी आपको दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कौन सा है, अब देखते हैं पूछा क्या है हमसे। ये इन्फॉर्मेशन गिवन क्वेश्चन 30 पे, ठीक है। आपको बोला क्वेश्चन में सबसे पहले बताओ कि विच फर्म पेज लार्जर अमाउंट एज वन मंथली वेज, तो कौन सा फर्म जो है वो मंथली वेज का सबसे ज्यादा पैसा पे कर रहा है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि फर्म ए जो है एवरेज वेज ये कर रहा है और टोटल नंबर ऑफ वर्कर इतना है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फर्म ए का टोटल वेज आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फर्म बी का टोटल वेज आ जाएगा, और इनमें से जो बड़ा होगा मैं वो बता दूंगा। तो पहले में तो ये पूछा है। दूसरे में बोला कि इन विच फॉर्म इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेज, तो जैसे ही आपसे ये पूछा तो क्या निकालोगे आप, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, टीवी। सीवी। वेरी गुड। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, पहले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, टोटल वेज निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई। हाँ, किसका, तो फॉर्म ए का, वो कैसे निकलेगा, तो 560 इंटू में 160। सिमिलरली टोटल वेज निकाल लेंगे फॉर्म बी का, वो निकलेगा 150 इंटू में 575। अब इनमें से जो नंबर बड़ा होगा वो फॉर्म ज्यादा वेज पे कर रही है। दूसरे में क्या निकाल लेंगे, सीवी निकाल लेंगे एक बार फॉर्म ए का, जो कि क्या होगा, सिग्मा ए अपॉन में एक्स बार ए इंटू में 100, और एक बार सीवी निकालेंगे फॉर्म बी का, सिग्मा बी अपॉन में एक्स बार बी इंटू में 100। आपके पास यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर ए दे रखा है, तो सिग्मा क्या आएगा, 400 का स्क्वायर रूट, अंडर रूट 20। 400 अपॉन में एक्स बार ए जो गिवन है वो लिख लेना, इंटू में 100, इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पे जब आप सी बी और बी निकालोगे तो यहाँ पे अंडर रूट 625 अपॉन में एक्स बार बी जो कि गिवन है इंटू में 100। क्लियर। अब मान लेते हैं इनमें से जिसका सीवी बड़ा होगा उस फर्म के डेटा में वेरिएबिलिटी वेज में ज्यादा है। क्लियर। यस सर। किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 54 में, जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूँ वो मुझे करना है, जो क्वेश्चन आपको मैंने नहीं करा रहा हूँ क्लास में वो आपका काम है करना, उसको छोड़ना नहीं, ऐसा नहीं कि वो सिलेबस का पार्ट नहीं, वो भी सिलेबस का पार्ट है, तो वो आपको कुछ प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद आपको मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बाकी सारे क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से दिख रहे हैं। एक ये क्वेश्चन करा रहा हूँ 58। अच्छा, क्वेश्चन 58 में जो प्रूफ करना है ये n-1 ऊपर आएगा, n+1 नीचे आएगा। आपको क्या बोला, सो दैट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज गिवन बाय दिस। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलो जो भी था फटाफट, सो दैट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ n-1 3 टाइम्स ऑफ n+1। यही है, ठीक है, प्लस की जगह फिर ये आ जाए, ठीक, मैंने बोला था। अब ध्यान से देखो, तो अगर मुझे कॉफिशिएंट वेरिएशन निकालना है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, तो कॉफिशिएंट वेरिएशन में क्या सब आता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन आता है और एक मीन आता है। हमें पहले से पता है, क्या पता है, वी नो डेट जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, आज ही हम लोग प्रूफ करके आए हैं, वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ n² - 1 अपॉन में 12। और जो अर्थमेटिक मीन होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, वो क्या होता है बताओ, n+1/2। तो क्या एन मैं बोल प्लस सकता हूँ वन जो बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वन होगा बाय वो, टू हाँ बिल्कुल ये क्या होगा, n² - 1/12 ऑल डिवाइडेड बाय n+1/2। यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 बस परसेंटेज फॉर्म में बताने के लिए होता है। क्लियर।
चलिए, अब जब मैं यहाँ पे सीबी निकालूंगा तो अगर आप सभी एग्री करो, ओके, तो ऊपर वाले को मैं एन स्क्वायर माइनस में वन और 12 को मैं 2√3 लिख सकता हूँ। नीचे n+1 अपॉन में 2 है, यहाँ से बेसिकली मेरे पास क्या होगा, ये टू रिमूव टू हो जाएगा। कैंसिल हो जाए। अगर आप सभी एग्री करो तो ठीक है। इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर माइनस वन 3 टाइम्स ऑफ n+1। अब ठीक है, यस सर। √3 जब अंडर रूट के अंदर में गया तो 3 बन गया, और n+1 भी जब इस अंदर में आया तो स्क्वायर में आ गया। तो मैंने रूट यस। ऊपर मतलब एन स्क्वायर इसके ऊपर तो पहले से रूट था, ठीक है, लेकिन मैंने रूट क्या कर दिया, सब के ऊपर लगा दिया, तो जिसके ऊपर पहले से रूट था वो जैसा का तैसा, इसका हो गया 3, इसका भी स्क्वायर आ गया इससे। ओके, अब आगे देखते हैं। जो मेरे पास ऊपर n² - 1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n+1 n+1 n-1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n+1 का स्क्वायर। यहाँ से ये टर्म रिमूव हो जाएगा, फाइनली बचेगा आपके पास n-1 3 टाइम्स ऑफ n+1। इस टाइप के पेपर में क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स। आपको सर समझ में रहना तो कैसे करेंगे। यस फ्रांसो। सर 100 इसमें लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। नहीं है, हाँ, क्योंकि आप प्रूफ कर रहे हैं। 100 का काम बस इतना था कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बता रहा था वो परसेंटेज फॉर्म में बता रहा था। ओके। ठीक है, चलो, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम लोग। ये था क्वेश्चन नंबर 58। चलो क्वेश्चन नंबर 59 में एक बार कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको बोला कि मीन एंड कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन of 100 item are found by a student is 50 and 0.1। ठीक है, तो कहने का मतलब आपके पास कैपिटल एन है 100 और उसका मीन है 50 और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 0.1। क्वेश्चन नंबर 59, कैपिटल एन है 100, इसका मीन है आपके पास 50, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 0.1, और यू कैन से 10% भी बोल सकते हैं इसको। अब आगे देखते हैं। आपको बोला इफ एट अ टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 items आर wrongly टेकन एज 40 एंड 50 इंस्टीड ऑफ 60 एंड 30। जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे ऑब्जर्वेशन में, 2 आइटम आपका गलत आपने ले लिया, आपने 60-30 के प्लेस पे 40 एंड 50 ले लिया। अब आपको बोला कि करेक्ट मीन बताओ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। क्लियर है, यस अब सर। आगे आते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो कहने का मतलब जो है, आपके पास इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो था वो क्या था, 40 एंड 50, और जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन आपको लेना था वो क्या था, 60। अच्छा चेक कर लेते हैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। 40 एंड 50, और करेक्ट ऑब्जर्वेशन जो लेना था वो 60 एंड 30 है। 60 एंड 30। चलिए आगे बढ़े। एक बात बताओ, अगर मैं, हम लोगों ने इसको, मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन का कंसेप्ट। इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन जैसे हम लोगों ने मीन में पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पे यस भी सर। इसको इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन डाल देते हैं, जो सो डैट कि आगे हम लोग को हेल्प। सर एसडी में तो कोई चेंज नहीं होगा ना? एचडी में वही तो देखते हैं, चेंज होता है या नहीं होता। बिल्कुल होगा, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ है। कोई कांस्टेंट टर्म से सारे के सारे ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं हुआ है, कोई दो पर्टिकुलर ओके, ऑब्जर्वेशन चेंज है। ठीक समझ है, गया। तो दोनों ठीक है। अलग अलग चीज है। ओके, तो बेसिकली अगर आप सभी एग्री करो तो मेरे पास जो ऑल्ड समेशन ऑफ एक्स आएगा वो क्या आएगा, एक्स बार इंटू में एन, बेसिकली 500। 50 इंटू में 100, 5000। 5000। ठीक है, जिसको मैं यस सर। इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी बोल सकता हूँ। ठीक है, आप देखते यस। हैं, अगर मेरे को करेक्ट ऑब्जर्वेशन निकालना हो, करेक्ट ऑब्जर्वेशन निकालना हो, तो क्या मैं कहूंगा, जो मेरे पास इनकरेक्ट इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है इसमें माइनस से इनकरेक्ट माइनस कर दूंगा, या इस तरीके से इनकरेक्ट टोटल लिख लेते हैं एक बार। इनकरेक्ट समेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास, इसमें से मैं इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दूंगा और प्लस कर प्लस दूंगा करेक्ट करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन।
तो इनकरेक्ट टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 5000, माइनस कर रहा हूं मैं इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को, तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेरा क्या सब है 40, बोलो, और एक 50, 50। और करेक्ट ऑब्जर्वेशन मेरा क्या सब है 60 प्लस में 60 एंड 30। 30। क्या मैं बोल सकता हूँ ये 30। ऑटोमेटिकली फिर से 5000 ही आ जाएगा? सर वो प्लस नहीं होगा? ठीक है, यस सर। तो कहने का मतलब करेक्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पुराने के जैसे ही आ गए। अगर मैं न्यू मीन निकालू, न्यू मीन क्या आएगा, करेक्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ तो ऑब्जर्व 5000 डिवाइडेड बाय 100 वो 50 आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे न्यू मीन में कोई चेंज नहीं आया, तो न्यू मीन बराबर 50। क्लियर है यहाँ तक? यस। चलिए यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब हम लोग निकालते हैं क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मेरे को ये बात बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला यूज हम लोग करते हैं, लेट अस सपोज पहले निकालते हैं हम लोग वेरिएंस, इसी का स्क्वायर रूट करते हैं, और सिग्मा स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये करते हैं, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स माइनस अपॉन में एन का होल स्क्वायर। एन का होल स्क्वायर। बोलो, क्या मैं यस सर। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हेल्प से इस कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और इस एक्स बार के हेल्प से क्या मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूँ पुराना वाला? यस सर। निकल सकता है। और पुराने वाले स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यस। अब देखते हैं ध्यान से, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे को निकालना है, ये मेरे को पता नहीं है, अपॉन में एन मेरे को पता है 100, समेशन ऑफ एक्स पुराना वाला जो समेशन ऑफ एक्स था वो भी था 5000 अपॉन में 100, इसका स्क्वायर, यहां से डबल जीरो यहां से डबल जीरो चला गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 2500, और अगर मैं पूरा एलसीएम 100 का ले लूं तो यहाँ पे भी एक डबल जीरो आ जाएगा। क्या यहाँ से मैं यस सर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके? चलो एक बार यस। निकालते हैं, हम लोग ऑल्ड सिग्मा निकाल ही लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सी भी होता है हमारे पास सिग्मा अपॉन में एक्स बार इंटू में 100। इंटू 100। ठीक है, ओके, सो हमारे पास सी भी है 0.1, तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं 10% है। सिग्मा हमारे पास निकालना है, एक्स बार हमारे पास 50 है, ये है हमारे पास 100। तो सिग्मा इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे कोई क्या आएगा, 5 अपॉन में 100 आ जाएगा क्या ये? यस सर। 1 सेकंड। 1 बाय। अगर 10% में है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप सभी एग्री करो तो यह 100 नहीं होगा, क्योंकि 0.1 में लिखा हुआ है। यस बोलो, सर। यस। पर सबको बेसिक याद है ना परसेंटेज का, 0.1 में लिखा हुआ है, इसको ओके, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब बोलोगे 10%, तो ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूला में ना ये पहला वाला 100 नहीं, तो अगर आप यहाँ 100 लगाते हो, यहाँ 100 लगाते हो तो आपको यहाँ पे फिर 10 लिखना पड़ेगा, 10%। बोलो एग्री करते हो, ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सिग्मा मेरे पास 5 आएगा, ये सिग्मा कौन सा यस। ओल्ड सिग्मा है, और सिग्मा स्क्वायर क्या आ ओल्ड जाएगा मेरे पास 25, ये ओल्ड 25। वाला है, तो इसको मैं पुट कर दे रहा हूँ यहाँ 25। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, तो बेसिकली 2500 था, तो 2500 प्लस में ये आ जाएगा, तो जो ओल्ड और यू कैन से इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा वो ये आएगा 25 2500। क्लियर है? यस सर। अब मैं यहां से क्या न्यू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूं, जो क्या होगा ओल्ड और यू कैन से इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, मतलब 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, प्लस में करेक्ट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो न्यू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
बोलो। यस। अब जैसे ही न्यू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो क्या मैं न्यू सिग्मा स्क्वायर निकाल सकता हूँ? न्यू वाले समेशन यस ऑफ सर। एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस में समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ये तो पहले से न्यू वाला निकाल ही चुके हैं, इसमें कोई चेंज आया ही नहीं था। सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसका स्क्वायर यस। रूट कर दोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। क्लियर? यस सर। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक में हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन का कवर होता है। आपके सिलेबस में थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सैंपल मीन के करस्पॉन्ड में भी गिवन है, सैंपल डेटा के करस्पॉन्ड। तो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग थोड़ा सा सैंपल डेटा के बारे में चर्चा करेंगे कि सैंपल डेटा में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करें। आज की क्लास में अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा पूरा। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ सर फिलहाल। आपने जो